Hello students, once again you are most welcome to your favorite YouTube channel US classes and this is विक्रम राठौर your math teacher। और बेटा आज का हमारा जो सेशन है वो होने वाला है टर्म फर्स्ट के जो आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं उसी के कुछ सैम्पल पेपर्स हम लोग सॉल्व करा रहे हैं, जो कि एक्सपेक्टेड आपके क्वेश्चंस जो हैं जो वो टर्म फर्स्ट में पूछे जाएंगे उसी पर बेस्ड है ये आपका। तो ये हमारा सैम्पल पेपर फर्स्ट यानी जो फर्स्ट पेपर है उसका सेकंड लेक्चर है और आज के लेक्चर में ये आपका सैम्पल पेपर जो है वो कंप्लीटली सॉल्व करा दिया जाएगा। तो चलिए जल्दी से अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो दिया गया है इफ tan अल्फा प्लस cot अल्फा इक्वल टू 2, है ना। क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इफ tan अल्फा प्लस cot अल्फा इक्वल टू 2 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan 20 अल्फा प्लस cot 20 अल्फा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है वो देखिए। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो tan 20 अल्फा प्लस cot 20 अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहली अप्रोच हमारी ये है कि अगर हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाती है ना, अल्फा की वैल्यू अगर मिल जाएगी तो शायद इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए जो हमें गिवन है यहीं से अपना क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं और अप्रोच हमारी ये है कि हमें अल्फा की वैल्यू जो है वो मिल जानी चाहिए। तो यहां पर देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है tan अल्फा प्लस cot अल्फा इक्वल टू 2, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो कंप्लीटली इसको tan में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर कंप्लीटली इसको cot में कन्वर्ट कर लीजिए। इसी अप्रोच के साथ हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, cot को बेटा हम tan में कन्वर्ट करते हैं। वी कैन राइट cot अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन tan अल्फा और बाकी का सब कुछ उसी तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना। कॉट के प्लेस पर सिर्फ हमने 1 अपॉन tan अल्फा लिख दिया। हमारी अप्रोच क्या है, हम इसको जैसे होता है ना कि इक्वेशन अगर हमारी वन वेरिएबल में होती है तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे tan अल्फा और cot अल्फा है, हमने क्या किया, tan अल्फा को वन वेरिएबल माना और cot अल्फा को सेकंड वेरिएबल माना। तो यहाँ पर क्या किया, cot को tan में कन्वर्ट करने से क्या हुआ, ये पूरा वन वेरिएबल में हमारा कन्वर्ट हो गया, यानी पूरी इक्वेशन हमारी tan अल्फा के टर्म्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाने वाली बच्चों। तो उसी अप्रोच के साथ हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। एलसीएम अगर हम लेंगे तो वी कैन राइट tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन tan अल्फा इक्वल टू 2। तो यहां पर क्रॉस अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं देन वी कैन राइट 2 tan अल्फा, इसको आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए। अब हमारी इक्वेशन 10 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो ये tan अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये आपका, ठीक है ना। इसको अगर आप फैक्टर करेंगे तो tan अल्फा माइनस 1 और tan अल्फा माइनस 1 ये बनने वाला है। यहाँ पर देखिए अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वी कैन राइट tan अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 देन tan अल्फा इक्वल टू 1। तो अल्फा इक्वल टू 45, क्योंकि tan में जो हमारी वैल्यू होती है 1 वो 45 डिग्री एंगल के लिए होती है। तो देखिए यहाँ पर बड़ी आसानी से आपको यहाँ पर अल्फा की वैल्यू मिल गई है। अब अगर अल्फा की वैल्यू मिल गई है तो हम बड़ी आसानी से बेटा tan 20 अल्फा प्लस cot 20 अल्फा इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना। अल्फा की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो इट विल बी tan 45 डिग्री की होल पावर 20 और प्लस cot 45 टू दी होल पावर 20, इस तरह से बनेगा। तो tan 45 डेफिनेटली 1 होता है, होल पावर 20 प्लस cot 45 भी 1 होता है। इट विल बी 1 प्लस 1, यानी फाइनल हमारा आंसर आएगा वो 2 आएगा इसका, ठीक है ना, 2। तो जो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है वो आप चूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो 2 इज योर राइट ऑप्शन, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन था, मैं आपको बताऊं जनरली जो है वो बच्चे इस अप्रोच पे पहुंच नहीं पाते हैं, होल स्क्वायर, होल क्यूब, होल पावर 4 करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारी अप्रोच रहने वाली है वो ध्यान रखिएगा कि अगर अल्फा मिल जाता है तो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमने उसी अप्रोच के साथ इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया और बड़ी आसानी से क्वेश्चन हमारा ये बन गया, ठीक है ना। हम इसको होल स्क्वायर करके भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, बट मुझे लगता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन, तो उससे भी बनने वाला है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमें ये दो इक्वेशन दी गई हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन को लिख रहा हूँ और इन इक्वेशन को लिखने के बाद आपको थोड़ा सा फील आ जाएगा, है ना, फील आ जाएगा। ये इक्वेशन देखिए जरा, यहाँ पर इक्वेशन हमारी है 217x प्लस 131y इक्वल टू 913। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसी तरह से 131x प्लस 217y इक्वल टू 827, है ना। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दो इक्वेशन हमें दे रखी हैं। यहाँ पर देखिए x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इंटरचेंज्ड है ना। जो फर्स्ट इक्वेशन में x का है वो सेकंड इक्वेशन में y का है, और जो y का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में वो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हमारा जो था, अगर हमें x और y की वैल्यू निकालनी हो तो तरीका हमारे पास जो था, एक बार हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं और एक बार सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे या फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी पहली बार में हम ऐड और दूसरी बार में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हमें x और y में दो इक्वेशन बड़ी आसानी से मिल जाती है। उन इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। खैर ये हमारा जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करने का तरीका
तरीका है। बट इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपसे कहा गया कि x प्लस वाई की वैल्यू निकालिए। तो x प्लस वाई की वैल्यू निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम इंडिविजुअल x और y दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालें और ऐड करें, है ना, पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट हमें x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाए, ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, मे बी कि आपको x प्लस वाई जो है वो डायरेक्ट मिल जाए। और अच्छा, अगर हमें डायरेक्ट नहीं भी मिलता है बच्चों, हम ये कहते हैं नहीं मिलता है, तो प्रोसीजर तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट, है ना। तो वही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो ये 701 और 301 और ये 3 x प्लस ये 348 बाई, इसको ऐड करेंगे 7310 और 3 और 201 301 और ये 17। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, 3 डिवाइड कर देंगे बच्चों इसको, डिवाइडेड बाई 348, तो ये तो डेफिनेटली x प्लस वाई हो जाने वाला है। एंड 348 को अगर हम डिवाइड करेंगे, आई थिंक 5 टाइम्स जाना चाहिए, बिल्कुल 5 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ से देखिए x प्लस वाई की वैल्यू हमें जो है वो डायरेक्ट मिल गई बच्चों, है ना, x प्लस वाई की वैल्यू, हमें अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। तो 5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें दे रखा था एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू, है ना, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू, दो प्राइम नंबर्स पी और क्यू दे रखे हैं। इसमें ये भी दिया हुआ कि पी जो है वो क्यू से ग्रेटर है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसका यूज होगा इन द क्वेश्चन। और वो 2 to 1 दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू। तो इसमें हम अप्रोच क्या करेंगे, 3p माइनस क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास यही आएगा कि पी और क्यू की अगर हमें वैल्यू मिल जाती है ना, पी और क्यू की अगर वैल्यू मिल जाती है हमें, तो फिर हम वो वैल्यू यहाँ पर इस 3p माइनस क्यू में रखेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना, उसी अप्रोच के साथ कर रहे हैं। अच्छा, हमें दे क्या रखा है, दो चीज़ें आप नोटिस करेंगे, या तो एक तो दे रखा है p और q क्या है, को प्राइम है ना, कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। और दूसरा एलसीएम भी हमें दे रखा है। और अगर को प्राइम है तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि को प्राइम कोई भी दो नंबर से तो उनका एचसीएफ भी 1 होता है ना। तो हम लोग इसी अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं कि एलसीएम जो है हमारा वो पी एंड क्यू वो 2 to 1 है ना। और HCF डेफिनेटली पी एंड क्यू का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास एक रिलेशन है, वी हैव HCF इंटू एलसीएम यानी 2 to 1 इंटू 1 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना, इस तरह से। तो 2 to 1 इक्वल टू 2 to 1 इक्वल टू पी इंटू क्यू। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन एक है ना, इक्वेशन एक है और वैल्यू हमें पी और क्यू की निकालनी है। तो फिर कंपेयरिंग मेथड हम यूज करेंगे। सॉल्व तो डेफिनेटली इसको हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशंस होनी चाहिए, जो कि नहीं है। तो फिर हम कंपेयरिंग मेथड यूज करेंगे। इनके बारे में हमें ये पता है, पी और क्यू क्या है, वो को प्राइम है ना, को प्राइम है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो 2 to 1 कि हम फैक्टर्स करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर दो को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो 2 to 1 को अगर हम बेटा फैक्टराइज करते हैं तो ये 13 से आई थिंक कैंसिल हो जाएगा, 13 1 13 13 7 जा बिल्कुल, और ये 17 कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास, ठीक है ना। तो हम इसको 17 इंटू 13 या 13 इंटू 17 लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से। देखिए जरा यहाँ पर, अब अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग, तो देयरफॉर P आपके पास हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि P ग्रेटर देन है तो P 17 हो जाएगा और Q हो जाएगा 13 एज P ग्रेटर देन Q, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हमारे लिए आसान क्वेश्चन हो गया ये, P और Q की वैल्यू मिलने के बाद। अब हम 3P माइनस Q बड़ी आसानी से बेटा हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3P हमारा हो जाएगा 17 माइनस Q 13, तो ये 51 आई थिंक, माइनस 13, तो 11 में से 3 गया 8, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना, यही फाइनल आंसर होने वाला है। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा अप्रोच करना पड़ेगा आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ कार्ड्स, है नहीं, ठीक है ना। 50 जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें से एक कार्ड ड्रॉ करना है, हमें प्रॉपर्टी निकालनी है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट द कार्ड ड्रॉन नाइदर किंग नॉर अ क्वीन, यानी ना तो किंग होना चाहिए ना क्वीन होना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या है, फेवरेबल में हमें देखना पड़ेगा, फेवरेबल में हमारे पास कितने प्लेइंग कार्ड्स रहेंगे। टोटल कार्ड्स तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि टोटल कार्ड्स हमारे जो होते हैं, टोटल कार्ड्स डेफिनेटली 52 होते हैं, है ना, 52।
अब हमारे पास जो फेवरेबल में जो कार्ड्स होंगे वो किंग और क्वीन नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, किंग और क्वीन नहीं होने चाहिए, वही हमारे फेवरेबल कार्ड्स हो जाएंगे, क्योंकि आपको जो प्रॉबिलिटी निकालनी है नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, यानी कि जब वही कार्ड आप ड्रॉ करेंगे तो वो ना तो किंग होना चाहिए ना क्वीन होना चाहिए। तो फेवरेबल में हमारे पास वो कार्ड होने चाहिए जो कि ना किंग उसमें इंक्लूड हो और ना ही क्वीन इंक्लूड हो। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, किंग कार्ड्स हमारे पास होते हैं बेटा, किंग कार्ड्स 4 और क्वीन कार्ड्स भी हम लोग जानते हैं 4 ही होते हैं। तो नंबर ऑफ कार्ड्स अदर देन, हमें वो कार्ड्स ढूंढने, नंबर ऑफ कार्ड्स अदर देन किंग एंड क्वीन, ठीक है ना, जो किंग और क्वीन ना हो। तो 52 में से आप इन्हीं को -4 कर दीजिए, -4 कर दीजिए, आई थिंक ये 44 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 44 कार्ड्स हमारे फेवरेबल है, टोटल कार्ड्स हमारे पास ये है 52, है ना। तो जो प्रोबेबिलिटी हमारी होगी, देयरफॉर जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी होगी, जो हमें फाइंड आउट करना है, वो डेफिनेटली 44 अपॉन 52। तो 11 टाइम्स 4 बन जा 43, तो 11 अपॉन 13 जो आपका है वो फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक है ना। 11 अपॉन 13 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो देखिए 11 अपॉन 13 हमें ए ऑप्शन दे रखा है, तो ए हमारा जो है वो फाइनल आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें लिखा हुआ 2 फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, यानी 2 डाइस रोल्ड की जा रही हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम 2 डाइस को रोल कर सकते हैं तो टोटल आउटकम्स हमारे 36 होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं, 1 1, होप्स हो कि आपको ये चीज़ें पता होंगी, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह से 2 1, फिर इसी तरह से 2 6 एंड फाइनली इस तरह से ये टोटल आउटकम्स होते हैं, इसी तरह से 6 1 एंड 6 6। अगर हम डाइस को रोल्ड करते हैं ये, ठीक है ना, ये हमारे टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पर जो टोटल आउटकम्स हैं वो आप देख सकते हैं 36। जो फेवरेबल हमारे हैं, फेवरेबल वो हमें ढूंढने हैं, ठीक है ना। फेवरेबल में इन्होंने क्या कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम्स एटलीस्ट वंस, यानी कि 5 जो है कम से कम एक डाइस पर जरूर आना चाहिए। तो आप मुझे बताइए फेवरेबल में, ठीक है, एक तो हमारा 5 1 हो जाएगा, कम से कम एक, यानी दोनों डाइस पर भी 5 आ सकता है, लेकिन कम से कम एक डाइस पर 5 जरूर होना चाहिए, वही हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे आउट ऑफ दीज, यानी इनमें से। तो इनमें से अगर हम चूज करना स्टार्ट करते हैं तो पहले तो 5 वाली लाइन को हमने पकड़ा, 5 1 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, 5 4, 5 5 अभी हम नहीं ले रहे हैं, 5 5 इंक्लूड कर सकते हैं, 2 भी हम ले सकते हैं, 5 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और एक हमारा 1 5 2 5 3 5, हमें वो आउटकम्स इसमें से सिलेक्ट करने हैं जिसमें कम से कम एक डाइस पर आया हो, 4 5 और 3 5 के बाद 4 5 5 5 तो हो ही गया आपका, 6 5, ठीक है ना, 6 5 कुछ इस तरह से आने वाला है, ठीक है ना। ये हमारे फेवरेबल हो गए। अब इसको आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो जाएगा। तो हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होने वाली है वो होने वाली 11 अपॉन 36, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। ये फाइनल आंसर होने वाला है बच्चों, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें नहीं था। 11 अपॉन 36 का मतलब बी ऑप्शन पर आप सर्किल कर सकते हैं, है ना, बी ऑप्शन पर आप सर्किल कर सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इस पर ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे दिख रहा है 1 + sin² अल्फा = 3 sin अल्फा cos अल्फा, देन वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा, यानी कि कॉट अल्फा की वैल्यू निकालनी है। पहले तो हम इस इक्वेशन को रीराइट करके लिखते हैं, रीराइट करके, यानी 1 + sin² अल्फा = 3 sin अल्फा cos अल्फा। अब सबसे पहले हम ये करेंगे कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है, कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। तो एक तो तरीका ये है कि हम इसको अल्फा की वैल्यू अगर हमें मिल जाती है इस इक्वेशन को सॉल्व करके, तो कॉट अल्फा हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, पहली अप्रोच। दूसरी अप्रोच ये है कि अगर हमें कॉट अल्फा में इक्वेशन मिल जाए, यानी पूरी कंप्लीट इक्वेशन, यानी 1 वेरिएबल मींस, क्योंकि यहाँ पर कॉट अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अगर कॉट अल्फा में पूरी एक इक्वेशन हमें मिल जाए, है ना, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करके भी हम कॉट अल्फा निकाल सकते हैं। ये 2 अप्रोच बच्चों हमारी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग रहने वाली है। तो कभी भी अगर, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म्स आप देख रहे हैं
जो टर्म्स आप देख रहे हैं वो देख सकते हैं साइन और कॉस है। तो साइन और कॉस से अगर आपको कॉट अल्फा में कन्वर्ट करना है तो आइदर भी डिवाइडेड साइन और कॉस, या तो हम साइन का डिवाइड करेंगे या फिर कॉस का डिवाइड करेंगे, ये होने वाला है। तो कॉट अल्फा में ऑब्वियस सी बात है ऊपर कॉस होता है नीचे साइन होता है ना, तो डिवाइड हमें तो साइन का करना पड़ेगा, तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो साइन का डिवाइड करने के लिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि ऊपर कॉस जरूर होना चाहिए, नोमिनेटर में कॉस होना चाहिए, तभी हमारा जो है साइन का डिवाइड करने पर कॉट अल्फा बनेगा। अच्छा, बच्चे को ये सोच सकते हैं कि डायरेक्ट सर आप इसको कॉट अल्फा बनाने की क्यों सोच रहे हैं, क्या हम अल्फा की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आप इसको कंप्लीटली, जैसे ये इक्वेशन दे रखी है, या तो कंप्लीटली इसको साइन में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर कंप्लीटली इसको कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में एक टर्म लिखा हुआ है साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये कंप्लीटली साइन या कंप्लीटली कॉस में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। अभी हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। आप थोड़ा सा ट्राई करके देखिए, इसको कंप्लीटली अगर साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो पहली वाली जो हमारी अप्रोच थी अल्फा की वैल्यू निकालने वाली, तो शायद वो हम उस पर जा सकते हैं, या फिर उससे उस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर ऐसा तो नहीं है ना। तो दूसरी जो हमारी अप्रोच है कंप्लीटली कॉट में कन्वर्ट करने वाली, उसके लिए क्योंकि अगर कभी भी साइन और कॉस के टर्म्स आपको इक्वेशन में दिए हैं और आपको कॉट में सपोज दैट कन्वर्ट करना है, या फिर टेन में कन्वर्ट करना है, या फिर सेक में कन्वर्ट करना है, कॉसिक में कन्वर्ट करना है, तो आइदर भी डिवाइडेड साइन और कॉस, ये हमेशा रहता है। तो यहाँ पर कॉट में कन्वर्ट करना है, तो कॉट में कन्वर्ट करने के लिए कॉस अपॉन साइन होता है, तो ऊपर कॉस होना चाहिए नीचे साइन होना चाहिए। तो इस अप्रोच के साथ मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा, बट मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि नोमरेटर में हमारा कंप्लीटली कॉस बन जाए। जैसे यहाँ पर तो नोमरेटर में राइट हैंड साइड में तो कॉस है, बट लेफ्ट हैंड साइड में साइन है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा के प्लेस पर हम ये लिख लेते हैं, ठीक है ना, ये लिखते हैं यहाँ पर। इससे क्या हुआ, साइन स्क्वायर अल्फा को कॉस में कन्वर्ट किया, नाउ इट विल बी 2 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये इस तरह से बन जाएगा। यानी न्यूमरेटर में हमने यहाँ पर कॉस बना लिया, ठीक है। अब हम डिवाइड किसका करेंगे, साइन का। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर है तो हमें साइन स्क्वायर का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर का डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये कॉट में कन्वर्ट होगा। और इक्वल टू यहाँ पर जब लेफ्ट में हमने साइन स्क्वायर का किया है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें राइट में भी साइन स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये बात बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं, है ना, कि ये और ये खत्म हो गया, 2 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा हमारे पास, और माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, इक्वल टू ये 3 कॉट अल्फा, कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहां पर 2 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा डेफिनेटली कॉसिक स्क्वायर। कुछ बच्चे यहाँ पर सोच सकते हैं सर हम लोग कॉट बनाने जा रहे थे, ये कॉसिक स्क्वायर बन गया, तो ठीक है कॉसिक बन गया, कोई बात नहीं है। कॉसिक को हम कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉसिक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, है ना, वो हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कॉट, ये तो कंप्लीटली कॉट बनाई, और साथ साथ ये भी हमारा कॉट है। बट ये आप सोच सकते हैं कि कॉट स्क्वायर का टर्म भी है और कॉट अल्फा भी, यानी कि 1 पावर का टर्म भी है, यानी स्क्वायर का टर्म भी है और 1 का भी टर्म है, 1 पावर वाला टर्म भी है। तो फिर कॉट में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के चांसेस हैं, है ना, कॉट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। तो उसको फिर हम फैक्टराइज कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। कॉट अल्फा एक वेरिएबल है हमारा, है ना, उस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइज कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी अप्रोच है। तो पहले हम कॉट, जो आपका कॉसिक स्क्वायर है, इसको हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा लिखा, माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 कॉट अल्फा, है ना ये। तो देखिए ये 2 कॉट स्क्वायर अल्फा हो जाएगा हमारा, ओके, और माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा ये है ही यहाँ पर हमारा, और माइनस का 3 कॉट अल्फा ये हम इधर लेकर आते हैं, और प्लस का 2, आई थिंक ये बच जाएगा, है ना, ये इक्वेशन बनेगी हमारी। अब हम इसको कॉट स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, माइनस 3 कॉट अल्फा लिख सकते हैं, और प्लस 2, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। यही मैं बोल रहा था कि कॉट में ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों बन जाएगी। तो फैक्टराइज करिए, 2 1 जा 2 प्लस करके 3, तो 2 + 1 इसके फैक्टर होंगे। थोड़ा सा मैं जल्दी कर देता हूँ, 2 कॉट अल्फा माइनस कॉट अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो कॉट अल्फा हमने क्या किया, कॉमन लिया, तो कॉट अल्फा -2 और -1 कॉट अल्फा -2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये तो कॉट अल्फा -2 और ये कॉट अल्फा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉट की हमें 2 वैल्यू मिलेंगी, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो कॉट अल्फा इक्वल टू, एक तो हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा कॉट अल्फा इक्वल टू 1। यही हमारा फाइनल आंसर 1 और 2, है ना। तो सी ऑप्शन बनने वाला है बच्चों इसका, यही आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर यही आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, यानी कि एक इंग्लिश अल्फाबेट का एक लेटर जो है वो चूज किया जा रहा है, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स का एक लेटर होगा इसका ये। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि जो टोटल लेटर्स है हमारे पास, है ना, टोटल लेटर्स वो कितने हैं? ऑब्वियस सी बात है 26 होते हैं, ठीक है ना। 26 मतलब ए बी एंड इसी तरह से जेड, ये 26 लेटर्स होते हैं। इन्होंने ये कहा है जो फेवरेबल में हमारे लेटर्स होंगे वो मैथमेटिक्स के होंगे, यानी कि जो मैथमेटिक्स में जो लेटर यूज हुए हैं वही उन्हीं में से एक कोई लेटर आना चाहिए, तो वही हमारे फेवरेबल में होंगे। बच्चे गलती क्या कर सकते हैं मैं आपको बता दूं, जैसे एम, ठीक है ना, हमने एम लिया, फिर ए, फिर टी, फिर एच, फिर ई, फिर से एम आया तो एम हम लिख सकते हैं, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। ए हम लिख चुके हैं वो भी नहीं लिखेंगे, टी भी लिख चुके हैं, फिर आई हो जाएगा, सी हो जाएगा और एस हो जाएगा, ये हमारे फेवरेबल में होंगे। बच्चे गलती क्या कर सकते हैं कि 2 बार एम ले लेंगे, 2 बार ए ले लेंगे, ये गलती कर सकते हैं, क्योंकि जो आप लेटर ले चुके हैं उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में इसका आपको ध्यान रखना है। तो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हो जाएगा। तो जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होने वाली है बच्चों, ठीक है ना, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होने वाली है वो 8/26, 4 2 जा और 4 से नहीं 2 से, सॉरी जस्ट अ मिनट, है ना, 2 से 2 4 जा 8 और 2 से 13 टाइम्स, ये आपका आंसर होगा फाइनली 4/13। तो इसमें एक ऑप्शन दे रखा है, ठीक ना, उसी पर आपको डार्क सर्कल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, द वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इन ऑर्डर ए, इन ऑर्डर आर ए बी सी डी, ये आपको दे रखे हैं। एक पैरेललोग्राम है हमारा, कई बार इस क्वेश्चन को करा चुके हैं। मिड पॉइंट यानी डायगोनल का जो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है कोऑर्डिनेट निकालने का, उससे इसको सॉल्व करते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फिगर आपके सामने बचा हुआ है, तो बड़ी आसानी से हम AC का मिड पॉइंट M हो जाएगा और साथ साथ BD का भी मिड पॉइंट M होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं या बाइसेक्ट करते हैं, ऐसे समझिए आप। तो यहाँ पर हम ऐसे चल सकते हैं, ये और ये इक्वल होगी, तो M जो है वो AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो अगर हम AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे वो भी M के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर BD के मिड पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे वो भी M के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोनों तरह से M के ही कोऑर्डिनेट मिलने वाले हैं, उनको हम आमने सामने लिखेंगे, कंपेयर करेंगे, और X और Y की वैल्यू बेटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें। बहुत ही सिंपल है। तो देखिए AC का मिड पॉइंट आपका, तो ये हो जाएगा 1 + x, होप्स हो कि आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता हो, 1 + x/2 और कॉमा 2 + 6/2, ठीक है ना, इक्वल टू BD की अगर बात करते हैं तो 4 + 3/2 और y + 5/2, ठीक है ना, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। हमने क्या किया, ये AC का मिड पॉइंट है आपका लेफ्ट साइड में और इधर BD का मिड पॉइंट है। अगर हम कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग बहुत आसान है, तो ये 1 + x/2 इक्वल टू 4 + 3/2, ठीक है ना। तो होप्स होगी 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो x इक्वल टू 7 - 1, यानी x इक्वल टू कितना बनेगा, ये आपका 6 बनेगा यहाँ पर, है ना। और इसी तरह से 2 + 6 यानी 8/2, एंड करके लिख रहे हैं इसको हम, 8/2 इक्वल टू y + 5/2, तो y + 5 इक्वल टू 8, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो y इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। तो फाइनली या हेंस करके x, y इक्वल टू आ जाएगा आपका 6,3, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, 6,3, यानी A ऑप्शन होने वाला है बच्चों यहाँ पर, दिस वन, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन तो हम लोग कई बार कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आपका, एक फिगर आपको दे रखा है इन द गिवन फिगर, है ना। फिगर ये दिया हुआ है, इसको मैं दोबारा तो नहीं बना रहा हूँ, इसी में चलो बना लेता हूँ। इसमें इन्होंने दिया हुआ आपको ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दिया गया है ना, और वैल्यू AC की दे रखी है, AD की दे रखी है, और देन BD इज इक्वल टू। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये वाला एंगल, ये बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखिए जरा, सिमिलर हो जाएगा। कैसे होगा? बड़े बड़े ट्रायंगल, ट्रायंगल CAB, सिमिलर ट्रायंगल, C का करस्पॉन्डिंग D, और A जो इसमें है वही इस वाले ट्रायंगल में भी A यूज होगा, DAC। ये बाई AA सिमिलरिटी से देखिए सिमिलर होगा या नहीं होगा। बड़ी आसानी से इस बात को आपको समझ में आ जाना चाहिए। भाई एंगल अगर इक्वल दिया हुआ तो इसका ये यूटिलाइज हम कर ले रहे हैं। अब सिमिलरिटी से क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो CA तो आपको दिया हुआ है, तो CA का तो यूज करना ही। अगर हम CA लिख रहे हैं तो ये DA हो जाएगा हमारा। क्या AB की जरूरत है? बिल्कुल AB की जरूरत है हमें,
क्योंकि AD गिवन है और AB को आप AD प्लस BD लिख सकते हैं और BD की वैल्यू भी हमें निकालनी है, तो ये वाला रेशियो भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो AB इक्वल टू AC, बस हमें तीसरे की जरूरत नहीं पड़ने वाली CB, क्योंकि CB ये साइड है, इसका कोई कनेक्शन है ही नहीं। इसी रिलेशन के साथ हम जो वैल्यू BD की है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अभी आप वैल्यू पुट करिए, होप सो कि ये समझ में आ जाएगा। CA आपको 8 दे रखा है, DA हमारा 3 है, AB को आप 3 प्लस AB लिख सकते हैं, BD सॉरी 3 प्लस BD, जो AB है हमारा फिगर में वो AD प्लस BD लिख सकते हैं, यानी AD की वैल्यू 3 है और AC फिर से हमारा 8। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या फिर 64/3 3 प्लस BD ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन अगर हम करते हैं बेटा, तो ये आपका BD इक्वल टू 64/3 माइनस 3, तो ये 64 माइनस 9/3, तो ये 14 माइनस 9 यानी 5, 55.3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हमारी BD की वैल्यू हमें निकालनी थी और ये बड़ी आसानी से हमें यहाँ पर मिल गई है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें लिखा था इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स, है ना। अभी जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा हम विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। एक डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पर। इन्होंने बोला था इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी एक लाइन सेगमेंट है जो A और B पॉइंट्स को यहाँ पर इस तरह से लाइक दिस ज्वाइन कर रही है। A हमारा 4,5 है और B हमारा -2,3 है ना। एक हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यानी ये इस तरह से, और ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल है। ये हमें दे रखा है, हमें इसी की इक्वेशन निकालनी, इसकी इक्वेशन। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, अगर हम इस बाइसेक्टर पे कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, है ना, कोई भी हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पर, ये ठीक है ना, एक पॉइंट, और इसको ज्वाइन किया इसके साथ, है ना, तो बड़ी आसानी से ये और ये साइड इक्वल हो जाएगी। मान लो ये P कोई पॉइंट ले लिया हमने, इस पर वेरिएबल पॉइंट, क्योंकि इक्वेशन निकालनी है तो इस पर एक वेरिएबल पॉइंट हमने Px, y ले लिया। अच्छा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी, किसी भी कर्व की इक्वेशन निकालनी, तो उस कर्व पर एक वेरिएबल पॉइंट आपको लेना पड़ता है। जो भी कंडीशन है ना, जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन है, उसका यूज करके रिलेशन बना के हम इक्वेशन ऑफ दैट कर्व हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस लाइन पर एक पॉइंट लिया P, कहीं पर भी ले सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं पर भी, वेरिएबल पॉइंट है हमारा, और PA और PB को ज्वाइन कर दिया, है ना। तो अब ये PA और PB जो है वो इक्वल होने वाली है, क्योंकि उस कंडीशन में ये बाई CPCT भी समझ सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, जिसमें मैंने क्रॉस लगाया P, चलिए इसको M नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पर। PMA और PMB ये कॉन्ग्रेंट होंगे, ट्रायंगल PMA, होप्स हो कि ये बात आपको पता हो, ट्रायंगल PMB ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो दैट इम्प्लाइज AP इक्वल टू BP, ये बाई CPCT जो है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, ये, और डायरेक्ट भी आप अगर पता है तो इसको याद भी रख सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है अगर बेस का, तो फिर ये दोनों साइड्स इक्वल होनी है आपकी। अब हम AP इक्वल टू AB यूज कर रहे हैं, तो हम AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं। AP स्क्वायर का मतलब हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस -2 यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से, है ना। ये डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लिया, इसको ओपन करते हैं हम लोग, तो इट विल बी x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 और y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और ये y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर और x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे फाइनली। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं, देखिए माइनस 8x इधर है, ये भी माइनस का 4x इधर ट्रांसफर कर लिया, माइनस का 10y इधर रहेगा, और ये प्लस का 6y ये भी हम इधर लेकर आए, उधर 4 और 9 13 राइट हैंड साइड में, और ये 16 और 25 41 हो जाएगा, जो कि माइनस 41 होने वाला है इधर आके, है ना। तो इट विल बी माइनस 12x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 11 में से 3 गया 8 और 3 में से 2 गया, आई थिंक ये बनेगा बिल्कुल, है ना। पहले तो माइनस सारे खत्म हो गए यहाँ पर, तो इट विल बी 12x प्लस वाई इक्वल टू 28, और 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, है ना। 3x यहाँ पे 4 रहेगा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 7। देखिए ये हमारी इक्वेशन फाइनली होने वाली है। इसमें राइट हैंड साइड में 0 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x 7 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, -7 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ
ए बी, यानी ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो देख लीजिए, आई थिंक डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, डी, चेक इट, इसको आप चेक कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा खास नहीं था, ठीक है ना। बस थोड़ा सा पहली बार कर रहे होंगे तो ये वेरिएबल पॉइंट जो हमने पी एक्स का वाई लिया हुआ, तो हो सकता है कई बच्चों के माइंड में ये बात ना क्लिक करे कि कैसे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, कभी भी कोई भी कर्व की इक्वेशन निकालनी हो, ये मैंने अभी भी रिपीट किया था, तो उस कर्व पर एक वेरिएबल पॉइंट लेंगे और जो कंडीशन है ना, जो भी आपको लग रहा है उस डायग्राम को देखकर वो कंडीशन यूज करिए और एक्स वाई का रिलेशन निकालने की कोशिश करिए आप। जो रिक्वायर्ड रिलेशन आएगा है ना, वही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व भी हो जाएगा। यहाँ पर वो कर्व आपका स्ट्रेट लाइन है। तो होप सो कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इन दिस क्वेश्चन एक फिगर हमें दे रखा है बेटा, है ना, और फिगर में इसमें दे रखा है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, यानी डी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है यहाँ पर। और अगर डी बीसी का मिड पॉइंट है तो हमारे पास ये है, इसको ध्यान रखिएगा, अगर डी बीसी का मिड पॉइंट है इट मीन्स सी डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू हाफ बी सी, ठीक है ना, ये भी बोल सकते हैं। और 2CD इक्वल टू 2BD इक्वल टू BC, यानी ये हमारे पास है, ये दे रखा है ना। और हमसे कहा गया है कि द फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स, यानी कॉट वाई और कॉट एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक हम एंगल वाई के लिए राइट एंगल जनरेट कर रहे हैं और एक हम एक्स के लिए, इसमें दे रखा है बट हम सेपरेटली इसको बना लेते हैं ना, सेपरेटली बना लेते हैं, तो थोड़ा सा चीज़ें जो है वो आसानी से आपको दिख जाएंगी। अभी मैं वाई के लिए एक ट्रेंगल बना रहा हूँ लाइक दिस, देखिए जरा, यहाँ पर ये पूरा एंगल बाई है हमारा और ये ए सी, यहां से हम क्या करेंगे, कॉट वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, जो भी हमारी कॉट वाई की वैल्यू आएगी। और एक हम एक्स के लिए ट्रायंगल जनरेट कर रहे हैं, एंगल एक्स के लिए, तो एक्स ये है हमारा ए और ये डी हो जाएगा आई थिंक, और ये सी हो जाएगा, ठीक है ना, एक्स के लिए सेपरेट। आसानी से चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ से हम कॉट एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉट वाई और कॉट एक्स की जब हमें वैल्यू पता लग जाएगी तो आसानी से बेटा हम कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है, हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो वाई है तो बेस हमारा ए सी हो जाएगा और परपेंडिकुलर डेफिनेटली बी सी होने वाला है ना। इसमें भी बेस अपॉन परपेंडिकुलर करेंगे जो कि ए सी अपॉन सी डी होने वाला है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देयरफॉर कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स, ठीक है ना, ये फाइंड आउट करना है। कॉट वाई की अगर हम बात करते हैं तो ए सी अपॉन बी सी अपॉन कॉट एक्स, हमारे पास ए सी अपॉन सी डी, ठीक है ना, ये बनेगा। इसको कैलकुलेट अगर हम करते हैं बेटा तो ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, ये सी डी अपॉन बी सी। तो सी डी को आप देख सकते हैं वहां पर लिखा हुआ है, आप सी डी को आप लिख सकते हैं 1/2 BC, या सी डी की जगह सी डी लिखा रहने दीजिए, BC के प्लेस पर आप देख सकते हैं वहां पर हम 2CD लिख सकते हैं, 2CD। तो CD से CD कैंसिल हो जाएगा 1/2, यही आपका फाइनल आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, है ना, बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसको। ट्रायंगल को थोड़ा सा सेपरेट कर लेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, उसमें से एंगल एक्स के लिए जो हमारा एक्यूट एंगल है और वाई के लिए जो राइट एंगल हमारे बन रहे थे उसको मैंने सेपरेटली यहाँ पर बना लिया और बड़ी आसानी से हमने कॉट वाई और कॉट एक्स की वैल्यू निकाल ली, जो कि हमारे पास हमें रिक्वायरमेंट थी, यानी कि हमें कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स निकालने के लिए कॉट वाई और कॉट एक्स की वैल्यू की जरूरत थी, वो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल ली और उसके बाद बड़ी आसानी से उसका रेशियो भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया बच्चों, ठीक है। तो आई थिंक ये 1/2 यानी बी ऑप्शन है, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनने वाला है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसमें लिखा था स्मॉलेस्ट नंबर वाई विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाइड, यानी 1/13 में किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 1/13 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, ऐसा इन्होंने बोला। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं ABCD, सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना, सॉरी इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी 2 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर एक चीज तो आप ध्यान रखिएगा, एक हमें पहला ए ऑप्शन दे रखा है, हमने इसमें 13/100 किया है ना। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 13 से 13 कैंसिल हुआ, ये 0.01 आ गया और 2 डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अदर ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं। अब ये जैसे आपको सेकेंड नंबर दे रखा है 1/13 में, अगर हम 13/10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1/10 नहीं 0.1 आ जाएगा। तो ये 1 पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है, मतलब डेसिमल के बाद 1 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो रहा है हमारा ये। तो ये आंसर तो हमारा हो ही नहीं सकता है। सी और डी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 1/13 में अगर हम 10/13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो फिर थोड़ा सा मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। 2 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट नहीं होगा ये, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट नहीं होना है। इसी तरह से अगर हम डी ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो 1/13 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100/13 का, है ना,
तो इसमें भी सेम अप्रोच है, ये भी 2 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट नहीं होगा, आप चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, फिर तो बात ही खत्म होगी। छोटा या बड़ा तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि छोटे मतलब नंबर हमें छोटा या बड़ा तो चूज करने की जरूरत तब पड़ती है जब हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे होते हैं। यहाँ पर तो ऑप्शन ही एक ही आया है, तो फिर यही हमारा फाइनल आंसर हो जाने वाला है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमें एक फिगर दे रखा है, इसमें लिखा साइड ए बी एंड बी ऑफ ए राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल की ए बी और बी साइड्स, ठीक ना, राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल दे रखा है। 16 ये फिगर दे रखा है, 16 और 8 दे रखी है, फिगर में बना हुआ है। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर, है ना, एक ये स्क्वायर आई थिंक बी जी, एफ डी जी बी लिखा हुआ, अभी एफ डी जी बी एक स्क्वायर है हमारे पास, है ना, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल ए बी, यानी इस स्क्वायर की हमें साइड निकालनी है जो ये है। आप मुझे ये बताइए जरा, इसी फिगर की हम बात करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ पर है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और ये हमने इसकी साइड को एक्स मान लिया, ये भी एक्स माना, है ना। और आप मुझे बताइए जरा, अगर ये x, ये टोटल 16 है और ये x है, तो ये 16 माइनस एक्स हो जाएगा। हम करने क्या वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हमें फाइनली x की वैल्यू निकालनी है ना। साइड ऑफ स्क्वायर हमने x मान लिया और साइड ऑफ स्क्वायर ही आपको बताना है, तो इट मीन्स हमें x की वैल्यू निकालनी पहली चीज़। तो यहाँ पर 16 माइनस एक्स। हम अप्रोच इसमें क्या लगा रहे हैं, इसमें अप्रोच हम ये लगा रहे हैं कि ट्रायंगल, देखिएगा जरा, ये वाला ट्रायंगल ए एफ डी, सिमिलर ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है ना, ये जो है ये सिमिलर हो जाएगा भाई, ए कॉमन हो जाएगा और इसमें एफ 90 और इसमें बी 90 है, ठीक है ना। अब जरा मुझे देखिए, इसको हम ए एफ अपॉन ए बी, एफ डी, बिल्कुल एफ डी ले सकते हैं, एफ डी अपॉन बी, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? ये भी देखिए, लिखने के लिए ए डी अपॉन ए भी लिख सकते हैं, बट ए डी और ए की हमें जरूरत नहीं है, उधर हमें जाने की जरूरत नहीं है। ए डी हमें गिवन भी नहीं है और इससे ये वैल्यू भी नहीं दे रखी है, हमें फाइंड भी नहीं करनी है, और ये वैल्यू भी नहीं दी गई है, तो तीसरा वाला रेशियो लेने की जरूरत नहीं है। हमारा साइड जो थर्ड साइड है उसको आप ड्रॉप कर दीजिए। अब वैल्यू रखिए जरा, ए एफ देखिए जरा कितना है, 16 माइनस एक्स, ए बी कितना है हमारे पास 16, इक्वल टू एफ डी कितना है हमारे पास एक्स, और बी कितना है देखिए जरा यहाँ पर बी, तो बी तो आपको 8 दे रखा है। देखिए यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ की इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर बड़ी आसानी से। देखिए 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं इट विल बी 2x इक्वल टू 16 माइनस एक्स, है ना। आई थिंक ये बना हमारे पास, चेक इट, बिल्कुल ठीक है ना। ये 3x हो जाएगा, x ट्रांसफर करेंगे इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन 3 सेंटीमीटर, और यही हमारा फाइनल आंसर, यानी साइड ऑफ स्क्वायर हमारी x है, तो यही हमारा फाइनल आंसर बनने वाला है बच्चों। बहुत सिंपल था ये, है ना। नेक्स्ट को आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, ये वाला ट्रायंगल, दिस वन, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, यहाँ पर ये हमने सिमिलर कर लिया, उसी से हमें सारी की सारी चीजें मिल गई, बड़ी आसानी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इसमें दे रखा है पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग R एंड S, यानी कोई भी एक लाइन सेगमेंट है जो कि R और S को ज्वाइन कर रही है। R हमारा कितना है -1,3 और S हमारा कितना है 9,8, यानी P एक कोई पॉइंट है इसी पर, है ना, जो कि इसको K रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और ये P पॉइंट जो है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है, x - y + 2 = 0। तो बच्चों पहले ये बताइए, हमें K की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन हमारा ये, हम P के कोऑर्डिनेट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 और m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। ये हमारे पास P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला है, जो कि ऑब्वियस सी बात है K के टर्म्स में आएगा, और ये जो P पॉइंट होगा जो कि K के टर्म्स में होगा वो इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं इस तरह से फिगर एक ड्रॉ करता हूँ, सपोज दैट ये हमारी लाइन ये इस तरह से रही, इसकी इक्वेशन हमारे पास x - y + 2 = 0 है, तो वो वैल्यू हम x और y के प्लेस पर रखेंगे तो हमें k में एक इक्वेशन मिल जाएगी। उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसमें यही करना है आपको, है ना। तो p के कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पर जरा, p के कोऑर्डिनेट अगर हम इसमें निकालते हैं तो m1 का मतलब हो जाएगा k × 9 + 1 × -1, है ना, अपॉन k + 1। इसी तरह से k × 8, यानी y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करें, k का 8 के साथ, 1 का 3 के साथ, +3 अपॉन k + 1। तो फाइनली जो p के कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे वो 9k - 9 1 अपॉन k + 1, सॉरी, और ये 8k + 3 अपॉन k + 1, ये आ गया। अब ये जो है वो इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो उसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना। x के प्लेस पर हम लोग क्या रख सकते हैं, 9k - 1 अपॉन k + 1, है ना, और माइनस y के प्लेस पर 8k + 3 अपॉन k + 1,
और कांस्टेंट को आप उधर भेज दीजिए -2, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे हम इसमें, k+1 और 9k -1 -8k -3 इक्वल टू -2, है ना, ये चलेगा यहाँ पर। तो 9k -8k k और ये आपका -4 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं -2 के। होप्स हो कि कैलकुलेशन आप आसानी से कर लेंगे। इधर ट्रांसफर करेंगे, ये 3k हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, k की वैल्यू 2/3, ठीक है। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, 2/3 यानी ए ऑप्शन होने वाला है इसका बेटा। दिस इज योर राइट ऑप्शन, है ना। बहुत सिंपल था आपका अप्रोच, आई थिंक आप आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन दे रखा है ना। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, पहले आप समझिए। और आपको ए बी सी डी जे स्क्वायर दिया, वो पढ़ लीजिए इन द गिवन फिगर, ए बी सी डी जे स्क्वायर, और साइड 14 दे रखी है, और एच जी एफ ई एच ये आपको क्या दे रखे हैं यहाँ पर, मिड पॉइंट दिए हुए हैं। तो ये फिर 7 हो जाएगा, ये भी 7 होगा, ये 7, ये सारा 7 मिड पॉइंट है, तो 7 7 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये भी 7 और ये भी 7। ये यहाँ पर बड़ी आसानी से देख सकते हो, ये आर्क है, ये आर्क है, ये आर्क है अगर आपके। और ये देखिए यहाँ पर, ये इस तरह का आर्क है, ये सेमी सर्कल बन रहा है। अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, देखिए जरा यहाँ पर इस तरह से, तो ये तो सेमी सर्कल बन गया आपका। और इस सेमी सर्कल की जो डायमीटर होगी वो HF होगी, तो रेडियस R कितनी हो जाएगी, वो 7 हो जाएगी। तो यहाँ पर तो पहली चीज़ तो आप ये समझिए यहाँ पर कि R = 7 सेंटीमीटर हुआ। और जो ये R है, ये इसके लिए भी वर्क करेगा, सेमी सर्कल के लिए, और इस क्वाड्रेंट, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, ये स्क्वायर है तो ये बेटा 90 डिग्री हो गया यहाँ पर, तो ये क्वाड्रेंट हो जाएगा आपका। तो पहले तो आप ये देखिए रिक्वायर्ड एरिया जो हम लिखने वाले हैं वो कैसे लिखने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जो आपका रिक्वायर्ड एरिया का मतलब शेडेड रीजन का एरिया जो हमें निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जिसकी की रेडियस स्मॉल r होगी, ठीक है ना। और प्लस हम नीचे वाला ये इसमें से, या फिर ऐसा करिए, सेमी सर्कल हुआ ना, और इस रेक्टेंगल में से, मतलब प्लस रेक्टेंगल में से ये क्वाड्रेंट माइनस कर दे रहे हैं। एरिया रेक्टेंगल में इसलिए बोल रहा हूँ, ये सारे 90 डिग्री हो जाएंगे। एरिया रेक्टेंगल HDCF, HDCF देखिएगा जरा, और -2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में इसलिए बोल रहा हूँ ये 90 डिग्री है, क्योंकि इस रेक्टेंगल में से ये क्वाड्रेंट अगर हटा देंगे तो ये फिर शेडेड रीजन बचेगा। तो ये हुआ। तो आप एरिया ऑफ सेमी सर्कल इसमें यूज करेंगे, ½ πr², क्योंकि इसकी रेडियस r है। रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो लेंथ 14 है, और ये 7 हो जाएगा विथ -2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो 1/4 πr², क्योंकि इसकी भी रेडियस जो है वो स्मॉल r ही होगी या फिर 7 होगी, ठीक है। तो स्मॉल r की वैल्यू 7 है, तो हमने r लिख लिया यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ पर 2 2 जा 4। अब यहाँ पर जरा चीज़ों को समझना है आपको, ठीक है ना। ये भी ½ प्लस का है और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारा कैंसिल हो गया, तो फिर फाइनल आंसर आपका 14 7 जा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, ये कैंसिल हो गया, आपको कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ी यहाँ पर, है ना। मैंने क्या किया, सेमी सर्कल का एरिया, इसकी रेडियस स्मॉल r यानी कि 7 यूज होगी, तो स्मॉल r हमने 7 लिखा हुआ, तो स्मॉल r हो जाएगी रेडियस, ठीक है ना। फिर हमने इस रेक्टेंगल में इसलिए बोल रहा हूँ, ये सारे एंगल 90 डिग्री होंगे आपके चारों के चारों, तो ये रेक्टेंगल हो गया आपका यहाँ पर। तो इस रेक्टेंगल में से ये क्वाड्रेंट माइनस कर दिया मैंने, 2 का इंटू क्यों किया, दिस क्वाड्रेंट एट दिस क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो 2 का इंटू कर देंगे हम लोग, इस तरह से चलेगा, तो 98 आ जाएगा। 98 मीन्स ये वाला, है ना, ये आंसर होने वाला है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिए मैं बता दूं, गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग्स, है ना, मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। 5 कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं, 5 कॉन्ग्रेंट सर्कल का मतलब सभी की सभी सर्कल्स की रेडियस जो होगी वो इक्वल होगी। और लिखा हुआ है ईच इंटरसेक्टिंग इन सच अ वे दैट द कॉर्ड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल इज ऑल्सो ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। यानी कि जो कॉर्ड ये आप देख रहे हैं, ये कॉर्ड ये भी 1 सेंटीमीटर की है, लेंथ की है, ठीक है ना। टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन, यानी सबका एरिया निकालना है। पहले तो आपको ये समझना है कि जैसे ये वाला जो रीजन, मतलब मैं आपको बताऊं कि जैसे ये वाला मैंने ऊपर वाला शेड किया है, ये चूंकि कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं, तो जितना एरिया ऊपर वाला होगा उतना ही एरिया ये वाला भी होगा, ये है ना, उतना ही एरिया इसी तरह से इसमें डॉटेड करेंगे, ये इसी तरह से ये वाला एरिया। तो हम किसी एक एरिया को निकालेंगे, और ये इस तरह के कितने रीजन बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 रीजन बन रहे हैं, है ना। हम किसी एक का निकालेंगे और 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज ऑफ ये कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हमारे, इसलिए पहली चीज तो ये समझनी है। अब एक का एरिया कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया, सर्कल लिया, ये हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर ये सर्कल लिया इस तरह का, ठीक है ना,
और ये कुछ इस तरह से बनेगा एक एरिया जो है वो ये, और ये बड़ी आसानी से ये आपको 1 सेंटीमीटर दे रखा है, और रेडियस भी आपको जो है वो कुछ इस तरह से 1 दे रखी है, 1 और ये 1, ये ओ, ये ए और बी। आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ पर बेटा ये 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है। रेडियस आर इक्वल टू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, हमारा सेगमेंट है। सेगमेंट का एरिया निकालना आपको होप सो आता होगा, ठीक है ना। तो हम कैसे कर रहे हैं, रिक्वायर्ड एरिया हमारा जो होगा, रिक्वायर्ड एरिया, इसको बेटा समझ लीजिएगा। पहले मैं सेगमेंट का एरिया निकालता हूँ। तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेगमेंट का। अब चूंकि यहाँ पर क्या है 8 इस तरह के सेगमेंट बनेंगे, तो 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होगा हमारा, इसको ध्यान से समझना। और जो सारे आंसर्स हमें दे रखे हैं उसमें देखिए पाई दे रखा है हर एक में, तो पाई की वैल्यू आपको रखनी नहीं है, जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो 8 तो 8 है ही, आर स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, ये 60 अपॉन 360 इंटू पाई माइनस हाफ साइन थीटा, कुछ इस तरह से बनेगा। 8 आर की वैल्यू 1 है यहाँ पर, और ये पाई अपॉन 6 आ जाएगा, माइनस 1/2 इंटू √3/2, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये देखिए जरा यहाँ पर 8 तो है ही आपका ये, और आंसर में बाहर 4 दे रखा है, 2 जगह 4 एक जगह 8 है। अच्छा एलसीएम लीजिए चलिए इसका, तो ये एलसीएम 4 और 6 यानी कि 12 हो जाएगा, 6 2 जा माइनस 4 3 जा, ठीक है कुछ। तो ये 4 2 जा हो जाएगा और 4 3 जा हो जाएगा, है ना। बट यहाँ पर आप देखिए जरा कि बाहर हमारा कॉमन जो है वो 4 है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए जरा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया तो ये 4 हो जाएगा। या फिर हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन से मैच करना है। वैसे तो ये फाइनल आंसर आपका आ चुका है। आप एक काम करिए, हम इसमें क्या करते हैं, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, कुछ इस तरह से करते हैं। तो बाहर तो हमारा 4 रहेगा ही, और जो सेपरेट करेंगे 2 पाई अपॉन 6, तो ये पाई अपॉन 3 हो जाएगा बेटा, माइनस √3/2, कुछ इस तरह से आएगा। देखिए जरा, ठीक है, इस तरह का कोई ऑप्शन दे रखा है क्या हमें, √3/8 ही रखा है उन्होंने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, इन्होंने बाहर 8 ही रखा है इसमें। देखिए जरा चेक करिए, वैसे तो ये भी आंसर ठीक है हमारा, सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं कंप्लीटली। बाहर इन्होंने 8 रखा, बस इसको सेपरेट कर लिया, 8 रखा है यहाँ पर बाहर, और ये 2 पाई यानी कि पाई अपॉन 6 हो जाएगा, और माइनस 3 से ये कैंसिल होगा, √3 अपॉन, ठीक है। ये आंसर इन्होंने दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, बाहर इन्होंने 8 रखा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, चेक इट, ठीक है ना, ये वाला आंसर, ठीक है ना, ये बनेगा आंसर इसका। होप सो कि ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। कैलकुलेशन था प्योरली कैलकुलेशन। हमने क्या किया, हमने एक सेगमेंट का एरिया निकाला, जो आप देख रहे हैं ना ऊपर मैंने डॉटेड, ये ऊपर वाला जो किया हुआ है ये, ठीक है, ये सेगमेंट है हमारा, एक का निकाला, और इस तरह के 8 सेगमेंट बन रहे हैं, 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स ऑल, खत्म, बहुत आसान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इन्होंने बोला 2 and 1/2 आर द जीरोज ऑफ दिस, है ना, इसके जीरोज हैं, तो पी और आर की वैल्यू निकालनी है। आप जानते हैं सम ऑफ जीरो, है ना, ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है px² + 5x + r, ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल है। तो सम ऑफ जीरोज आप जानते हैं -b/a हो जाता है हमारे पास, -b/a। तो सम ऑफ जीरोज की अगर हम बात करेंगे 2 + 1/2, माइनस b की वैल्यू हो जाएगी 5 और a की वैल्यू p, तो ये 5/2 इक्वल टू -5/p, तो 5 बन जा 5 बन जा, ठीक है ना। तो ये आपका p इक्वल टू हो जाएगा -2, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p इक्वल टू -2, एक तो ये हो जाएगा आपका। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 × 1/2 इक्वल टू c/a हो जाता है, तो r/p होगा यहाँ से, c/a से चेक कर सकते हैं, c हमारा ये हो जाएगा, a ये हो जाएगा, तो 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो 1 इक्वल टू r हमारा कितना है, r तो हमें फाइंड आउट करना है, p -2, तो कैलकुलेट करेंगे r इक्वल टू -2, तो p -2 और r -2, ये आंसर होगा, है ना। इस तरह का कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, आई थिंक कुछ मिस्टेक है इसमें, चेक कर लीजिएगा, p -2 और r -2, ये आंसर होगा इसका, ठीक है ना, चेक इट, ये आंसर आप चेक कर लीजिएगा, p -2 और r -2, ठीक है ना। ये यहाँ पर -2 आना चाहिए, आई थिंक ये गलती हुई है।
तभी आंसर नहीं ये दे तो रखा है, बी दिया हुआ है, बिल्कुल बी दिया हुआ है, ठीक है ना। पी इक्वल टू आर इक्वल टू -2 दे रखा है इसमें, ठीक है ना, गुड, ध्यान नहीं दिया इस पर। तो P इक्वल टू आर इक्वल टू -2 ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें दे रखा था सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, यानी सर्कमफ्रेंस जो है वो 100 सेंटीमीटर दे रखा है, और द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, ठीक है ना। सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, पहले मैं डायग्राम थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। एक सर्कल है हमारा और एक हमने कुछ इस तरह से, ठीक है, स्क्वायर कंसीडर कर लिया, ओके, कुछ इस तरह से ABCD नाम डाल देते हैं फॉर टाइम बीइंग। इसकी साइड हमें निकालनी। अब मुझे ये बताइए सर्कमफ्रेंस हमें दे रखा है, तो 2 पाई r इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, तो r इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 2 पाई यानी 50 अपॉन पाई, ठीक है। r की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब अगर हम इसको डायमीटर को ज्वाइन करते हैं इस तरह से, मतलब डायगोनल को ज्वाइन करते हैं स्क्वायर के, तो ये सेंटर से पास होता है। किससे पास होता है? सेंटर से। इसको आपको ध्यान रखना है, ये उसे आप जानते हैं, ये r होता है, ये r होता है। मैंने इसकी साइड को x मान लिया, तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ इन ट्रायंगल ABC, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये आपका x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 2r का स्क्वायर, ठीक है ना, ये बनेगा। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, ये बनेगा। 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो x इक्वल टू आ जाएगा √2r, है ना, कुछ इस तरह। r की वैल्यू हमारे पास है बेटा, तो x इक्वल टू हो जाएगा √2 और r हमारे पास है 50 अपॉन पाई, तो x इक्वल टू हो जाएगा 50 √2 अपॉन पाई सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से आंसर बनेगा आपका, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर देखिए, इस तरह का कोई आंसर दे रखा है, सी दे रखा है यहाँ पर, चेक इट, ठीक है ना, सी इज योर राइट आंसर, ये चलेगा इसमें। कहीं कोई डाउट है? बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, जैसा बोला गया बस करते जाइए, आंसर आपको मिल जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे पूछा था, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ 3x + y = 243। नंबर ऑफ सोल्यूशन यानी नंबर ऑफ सोल्यूशन का मतलब x और y की वैल्यू कितनी होगी, तो वो तो हम तभी बता सकते हैं जब हमारे पास x और y में इक्वेशन होगी। तो सबसे पहला काम बेटा यही है कि हम x और y में इक्वेशंस जनरेट करें यहाँ पर। तो देखिए आप जरा, आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, 3x + y = 243। 243 को आप 3 आई थिंक 5 बोल सकते हैं, है ना। तो x + y = कितना आ जाएगा 5। एक तो इक्वेशन ये हो गई आपके पास, ठीक है ना। यहाँ पर नेक्स्ट आपको दे रखा है 243 की होल पावर x - y = 3, है ना। तो इसको आप 3⁵ बोल सकते हैं की होल पावर x - y, इस तरह से। तो यहाँ पर आप कंपेयर अगर करते हैं तो 1 हो जाएगा आई थिंक, तो 5x - 5y मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे इसका = 1, कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी, फर्स्ट होगी। इन दोनों इक्वेशन को साथ साथ लिख लीजिए, x + y = 5, ये दूसरी इक्वेशन ये दे रखी। अब हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं, है ना। तो फिर तो कोफिशिएंट का कंपेयर करिए, आपको ध्यान होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर। तो a1/a2 = b1/b2 a1/b1 a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू निकालते हैं। फिर उसकी कंपेयर करने के बाद हम आसानी से बता सकते हैं कि कितने सोल्यूशंस होंगे। इसमें अगर हम a1/a2 की बात करते हैं तो डेफिनेटली 5/1 यानी 5 बनने वाला है, और b1/b2 की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो -5/1 यानी कि -5। यही दोनों इक्वल नहीं है, एज यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। यूनिक सोल्यूशन का मतलब 1 सोल्यूशन, ठीक है ना, यूनिक सोल्यूशन का मतलब 1 सोल्यूशन। तो इसका बी ऑप्शन हो जाने वाला है बच्चों। कौन सा ऑप्शन हो जाने वाला है? बी ऑप्शन, ठीक है ना। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको जो है वो सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग फिर लेकर आएंगे जिसमें हम सैम्पल पेपर 2 को सॉल्व कराने वाले हैं, यानी दूसरा सैम्पल पेपर हमारा आएगा उसमें, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, लास्ट मूवमेंट है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि अभी आप चैप्टर वाइज रिवीजन करने के बजाय सैम्पल पेपर्स के सोल्यूशन अगर आप तैयार करेंगे तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन। तो नाउ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नाउ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।